हेलो बच्चों, आज हम बीए फर्स्ट ईयर में सेकंड बुक की प्रथम यूनिट पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं या लक्षण। शुरुआत करते हैं हम थोड़ा सा परिचय कि वह क्या है उनके भारतीय संविधान। तो स्वतंत्र भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। इससे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। प्रत्येक देश में अपने अपने संविधान की विशेषता होती है। भारतीय संविधान की अपनी कुछ विशेषताएं हैं जो निम्न प्रकार से हैं। इसमें पॉइंट में हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है संविधान की विशेषता में, भारतीय संविधान की विशेषता या लक्षण में पहला पॉइंट है लिखित, निर्मित और सर्वाधिक व्यापक संविधान। भारतीय संविधान के अधिकांश बातें लिखित है और इसका निर्माण एक विशेष समय पर हुआ। इसके अतिरिक्त ये विश्व के दूसरे सभी संविधानों से व्यापक है, यानी बड़ा है। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, जबकि अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद, कनाडा के संविधान में 147, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद है। ये कहना अत्यंत या ज़्यादा व्यापक या बड़ा चढ़ाकर न होगा। नए संविधान की विशालता 1935 के कानून के प्रभाव के कारण ही हुआ। इसका प्रमुख रूप है जिसे ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त भारत के संविधान में अधिक से अधिक बातों को लिखित रूप प्रदान किया गया, जिससे किसी भी प्रकार के भ्रम की गुंजाइश न रहे। इसमें केंद्रीय शासन के ढांचे के अतिरिक्त राज्यों के सरकारों के संगठन का भी वर्णन किया गया था। संविधान में नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के विशेष अधिकारों का भी समावेश किया गया है संविधान में, इसलिए ये बड़ा है। इसके कारण संविधान का इतना विशाल होना तय हुआ। फिर भी सामान्यता संक्षिप्तता के अच्छे संविधान का एक लक्षण समझा जाता है, किंतु भारत में नव स्थापित प्रजातंत्र और देश की परिस्थितियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान की ये विशालता का गुण है, क्योंकि भारतीय संविधान बहुत ही बड़ा है कि देश भी बड़ा है, तो इसलिए सारी बातें लिखी गई, इसलिए भारतीय संविधान सबसे बड़ा। दूसरा पॉइंट है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। इसमें विशेषता बताई गई है कि संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट लिखा गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है, क्योंकि भारत एक संपूर्ण प्रभु संपन्न राज्य है। इसका अर्थ है कि हमारा राज्य आंतरिक और बाहरी दोनों ही प्रकार से सर्वोच्च सत्ताधारी है। आंतरिक प्रभुत्व का तात्पर्य यह है कि भारत क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों और भारत के राज्य में स्थित सभी समुदाय पर भारत राज्य को अधिकार प्राप्त है। और बाहरी प्रभुत्व का तात्पर्य है कि भारत किसी विदेशी राज्य के अधीन नहीं है तथा दूसरे राज्यों से वह अपनी इच्छा अनुसार संबंध स्थापित कर सकता है। कुल मिलाकर भारत स्वतंत्र है, आंतरिक मामले में भी और बाहरी मामले में। विदेश में वो कुछ भी पहले जैसे उपनिवेश बन के आए थे ब्रिटिश, और हम उनके अंडर में थे, उनकी शासन व्यवस्था थी। लेकिन जब प्रभुत्व संपन्न हुआ तो हम स्वतंत्र होकर हमारा खुद का संविधान लिखा, खुद का हमारा
तिरंगा है, हमारा खुद का कानून है, तो दूसरों से कोई नहीं लिया गया क्योंकि हम प्रभुत्व संपन्न है। 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत को ये स्थिति प्राप्त नहीं थी क्योंकि पहले वो ब्रिटिश का शासन था। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, अर्थात भारत में राज सत्ता यानी शासन व्यवस्था जनता में निहित है, यानी जनता के हाथ में है। जनता को अपने प्रतिनिधित्व निर्वाचित करने का अधिकार है, जो जनता के स्वामी न होकर सेवक होंगे, यानी जो प्रतिनिधि चुनेंगे जनता तो उनका सेवक होंगे, वो जो नेता चुनेंगे वो उनकी सेवा के लिए रखा गया है, इनके यानी उनके हित के कार्य करेंगे, लोक कल्याण के कार्य करेंगे। इस राज्य में साधारणतः नागरिक राज्य से सबसे बड़े पद को धारण कर सकता है। गणराज्य का आशय यह है कि शासन का अध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति हो। भारत एक पूर्ण गणराज्य है क्योंकि भारतीय संघ का अध्यक्ष एक सम्राट न होकर जनता द्वारा अप्रत्यक्ष द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति है। इसलिए भारतीय संविधान की विशेषता संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। तीसरा पॉइंट है समाजवादी यानी समाजवादी राज्य। संविधान सभा में इस बात पर पर्याप्त वाद विवाद हुआ था कि भारत के राज्य या भारत के द्वारा समाजवाद को राज्य दर्शन के रूप में स्वीकार किया जाए अथवा नहीं। अतः यही सोचा गया कि किसी एक विशेष दर्शन के स्वीकार करने में नवीन विवादों को जन्म मिलेगा, लेकिन इस बात पर सभी भारतीय सहमत हो गए। भारत के लिए समाजवादी का मार्ग उपयुक्त हो सकता है। इस सामान्य भावना को स्वीकार करते हुए ही 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया। भारत अन्य अधिक परिचित समाजवादियों से अपने आप को भिन्न में चौथा पॉइंट है पंथ निरपेक्ष राज्य या धर्म निरपेक्ष राज्य, दोनों एक ही है। इसमें भारतीय संविधान द्वारा भारत में के संविधान में धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई। इसका अर्थ है यह है कि राज्य और धर्म का क्षेत्र अलग अलग है। राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान है तथा व्यक्तियों द्वारा अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को या अपना सकता है या उपासना कर सकता है। धर्म के नाम पर राज्य और शासन द्वारा भारत को अपनी इच्छा अनुसार धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने और उसके संचालन का अधिकार होगा, किंतु राज्य धार्मिक समस्याओं के कार्यों को नियंत्रण कर सकता है। साथ ही धर्म के नाम पर किए जाने वाले अनैतिक और समाज विरोधी कार्यों पर भी रोक लगा सकता है। ये मूल संविधान में कहीं पर भी भारत को स्पष्टता धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित नहीं किया गया था। फिर भी ऐसी व्यवस्था की गई जिसके कारण इसे धर्मनिरपेक्ष राज्य का रूप प्राप्त हो गया। प्रस्तावना में सभी नागरिकों को धर्म में विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता दी गई और मौलिक अधिकार के अंतर्गत संविधान में 25वें अनुच्छेद में कहा गया कि सब नागरिकों को अंतःकरण की तथा धर्म के अभान मानने की आचरण तथा प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार प्रदान किया गया। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करके धर्मनिरपेक्षता को और बल प्रदान किया गया। 5वां पॉइंट है लोकतांत्रिक और गणराज्य। जो अभी हमने उसमें देखा पहले पॉइंट में, लोकतांत्रिक वही है कि लोगों का शासन, यानी लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाता है नेताओं को और अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार लोगों का होता है
और जनता की सेवा के लिए वो कार्य करेंगे। कौन? जो प्रतिनिधि, और चुनेगा कौन? जनता द्वारा, वो है लोकतंत्रात्मक। और गणराज्य में वही है कि हमारा जैसे ब्रिटिश में सम्राट या राजा राष्ट्रपति होता है, लेकिन हमारे यहाँ जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुनते हैं, इसलिए गणराज्य है। छठा पॉइंट है लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण। यानी हमारे भारतीय संविधान में कानून को कठोरता और लचीलेपन का समन्वय बताया गया है या मिश्रण बताया गया है। कानून दो प्रकार के होते हैं, साधारण कानून और संवैधानिक कानून। संवैधानिक कानून उन्हें कहते हैं जिस पर शासन का सारा ढांचा ही आधारित होता है। यदि संविधान में संशोधन करने के लिए साधारण कानून के निर्माण से भिन्न किसी पद्धति को अपनाना आवश्यक होता तो उससे कठोर संविधान कहते हैं। इस दृष्टि से भारत का संविधान एक कठोर संविधान है। संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण ऐसा होना आवश्यक भी था, लेकिन हमारा संविधान व्यावहारिक दृष्टि से अमेरिका के संविधान जितना कठोर नहीं है। संविधान की अनेक धाराएं तो संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही बदली जा सकती है। भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संविधान में काफ़ी लचीलापन रखा गया है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि भारत का संविधान न तो बहुत कठोर है और न ही बहुत लचीला। कठोर में लोकसभा राज्यसभा दोनों ही अलग अलग 2/3 बहुमत द्वारा कानून को पारित करना पड़ता है। लचीले में साधारण बहुमत द्वारा भी उसमें 2/3 की ज़रूरत नहीं होती। तो ये दोनों इसलिए रखे कि कभी कठोर भी कानून यूज कर सके और कभी लचीला भी कर सकते। सातवां पॉइंट है संसदीय शासन व्यवस्था या फिर संसदात्मक शासन व्यवस्था। इसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंध की दृष्टि से जो 2 प्रकार की शासन व्यवस्था होती है, उनमें संविधान निर्माताओं ने केंद्र और राज्यों में संसदात्मक शासन व्यवस्था को ही अपनाया है। संसदात्मक शासन के 3 प्रमुख लक्षण हैं। पहला है शासन का एक नाम मात्र का प्रधान होगा, यानी नाम मात्र का राष्ट्रपति होगा, उनके नाम से सारे कार्य होंगे। दूसरा है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का पारस्परिक संबंध होगा, यानी दोनों के संबंध पारस्परिक होंगे। व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका होगी, यानी दोनों के संबंध अलग अलग नहीं होंगे, दोनों जुड़े हुए, एक बिना ये दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे। तीसरा, कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित न होगा, यानी कार्यपालिका का जो कार्यपालिका है कार्यपालिका उसमें कोई भी कार्यपालिका में कौन आएगा? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। व्यवस्थापिका में संसद के दोनों सदन आएंगे। तो कार्यपालिका का जो प्रधानमंत्री होगा वो वास्तविक तो होगा, लेकिन उनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। 5 वर्ष तो है, लेकिन कभी भी भंग हो सकती है। तो इस तरीके से हमने संसदीय शासन व्यवस्था की बात कही है। हमारे देश के संविधान में संसदात्मक शासन के 3 लक्षण विद्यमान हैं, जैसे कि राष्ट्रपति भारतीय शासन का नाम मात्र प्रधान है या नाम मात्र प्रमुख है, यानी उनके नाम से सारे कार्य होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारतीय मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका अर्थात संसद के प्रति उत्तरदायित्व होगा, यानी व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायित्व होगी। मंत्रिमंडल का कार्य निश्चित नहीं है और लोकसभा मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर सके और पदच्युत कर सकती है। इस प्रकार भारत में इंग्लैंड की ही भांति संसदात्मक शासन पद्धति को अपनाया गया है। 8वां पॉइंट है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79
79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा एवं लोकसभा होंगे। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, अर्थात संसद बराबर राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। इस प्रकार भारतीय संसद या व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक है, यानी उनके सदन दो है, लोकसभा और राज्यसभा। नवा पॉइंट है संघात्मक और एकात्मक तत्वों का मिश्रण। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार इंडिया अतीय भारत राज्यों का एक संघ होगा, अर्थात इंडिया भारत राज्यों का एक संघ होगा। इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई है और इसमें संघात्मक शासन के सभी लक्षण विद्यमान हैं। संविधान ने शासन शक्ति एक स्थान पर केंद्रित न कर केंद्र और राज्य सरकारों में विभाजित कर दी और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है। संविधान लिखित और बहुत अधिक सीमा तक कठोर है और इसे सर्वोच्च स्थिति प्रदान की गई है। उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक बनाया गया है, जिससे संविधान की व्याख्या करने और केंद्र एवं राज्य के बीच संवैधानिक झगड़ों के निर्णय का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई, यानी केंद्र के पास शक्तियाँ अलग और राज्यों के पास शक्तियाँ अलग। तो संघात्मक जैसे कि उनकी सरकार अलग और उनकी सरकार अलग। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाएगी और समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाएगी। और अगर इस समवर्ती सूची में कोई विवाद हो जाए तो संघ सरकार ही उनके पे कानून बनाएगी। इस प्रकार से भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई, किंतु इसमें कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिसमें इसका झुकाव एकात्मक शासन की ओर स्पष्ट होता है, जैसे इकरी नागरिकता या एकल नागरिकता, यानी एकल अमेरिका में दोहरी नागरिकता, यानी संघात्मक शासन व्यवस्था होती है, वहाँ देश की भी नागरिकता होती है, जैसे भारत की, और राज्य की, जैसे हम राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान की नागरिकता। तो ये दोनों अलग अलग अमेरिका में होती है, लेकिन हमारे यहाँ सबको एकता, विभिन्नता में एकता लाने के लिए हमने इकरी नागरिकता यानी एकल नागरिकता अपनाई। चाहे किसी भी राज्य में रहो, केंद्र में रहो, लेकिन उसको सिर्फ भारतीय कहा जाता है। इकरी न्यायपालिका यानी हमारे केंद्र में है सर्वोच्च न्यायालय, फिर राज्य में है सर्वोच्च, केंद्र में है सुप्रीम कोर्ट, राज्य में है हाई कोर्ट, और ये ऐसे है। लेकिन इकरी न्यायपालिका इसलिए है कि लास्ट में पूरा जो भी न्याय करना हो तो लास्ट में सिर्फ केंद्र सरकार ही वो न्याय करेगी। राज्य अपील करने के लिए केंद्र सरकार या न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय में राज्य हाई कोर्ट के जो है अपराधी है वो सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में वो अपील कर सकते हैं। अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, इसलिए इकरी नागरिकता कही गई है। अखिल भारतीय सेवाएं यानी IAS, IPS, IFS ये सब अखिल भारतीय सेवा, तो उसका नियुक्ति वगैरह राष्ट्रपति के हाथ में, मतलब जो भी उनके एग्ज़ाम वगैरह लिए जाएंगे वो केंद्र सरकार लिए जाएंगे, इसलिए वो एकात्मक की ओर झुका हुआ है। राज्य में तो वो कार्य IAS करेगा यहाँ, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति और जो भी उनके कार्यों का, उनके एग्ज़ाम वगैरह सबका उनका कार्य केंद्र का होगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के राज्यपालों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि ये सब केंद्र सरकार के हाथ में, इसलिए हमारे यहाँ संघात्मक होते हुए भी एकात्मक की ओर झुका हुआ कहा जा सकता है। राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों के अंतर्गत
संकट काल की घोषणा द्वारा जो स्पष्ट रूप से संघात्मक व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था के रूप में बदला जा सकता है। इस प्रकार हमारे संविधान द्वारा एक लचीले संघ का निर्माण किया गया जो परिस्थितियों के अनुसार संघात्मक और एकात्मक दोनों ही रूप ग्रहण कर सकता है। इन सब विशेषताओं के कारण कुछ लेखकों ने भारतीय संघ को अर्ध संघात्मक कहा गया है। वास्तव में ये एक संघात्मक शासन व्यवस्था है जिसका झुकाव एकात्मक की ओर है। इस प्रकार से हमने आज पढ़े भारतीय संविधान की विशेषता, संघात्मक होते हुए भी एकात्मक की ओर झुका हुआ है या संघात्मक और एकात्मक तत्वों का मिश्रण। कल हम 10वां पॉइंट लेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है बच्चों, बाय।